अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। पाकिस्तान का मीडिया किस तरह काम करता है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरह बयानिए बनाते और बेचते हैं, कैसे कैसे गिद्ध टेलीविजन की स्क्रीनों पे बिठाए जाते हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। लेकिन एक मुख्तसर सी नज़र डालेंगे बिलावल भुट्टो के बयान के ऊपर। बिलावल भुट्टो कहता है, मेरा ख़ानदान पिछली 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। अगर इस जुमले में से लफ्ज़ तरक्की की जगह बर्बादी लिख दिया जाए तो मैं इसके साथ इत्तेफाक करूंगा कि इसका ख़ानदान कैसे पिछली 3 नस्लों से कराची की बर्बादी में किरदार अदा कर रहा है। अगर आप 70 की दहाई से पहले का कराची आप देखेंगे तो वो कराची दुनिया के बड़े शहरों की फहरिस्त में मौजूद था। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो, लग्जमबर्ग, दुबई, सिंगापुर, इस लिस्ट के अंदर कराची मौजूद होता था। रोशनियों का शहर कहा जाता था, बेरोजगार की मां कहा जाता था इसे। और फिर जब जुल्फी को मुसल्लत किया गया न्यूट्रल्स की तरफ से, अयूब खान का पोता असेंबली में खड़ा होकर के कहता है, भुट्टो मेरे दादा को डैडी कहा करता था, अपना अंग्रेजी नाम डैडी। तो जब इनको मुसल्लत किया गया तो फिर कराची का क्या हाल हुआ, ये मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि इन्होंने कराची के साथ स्पेशली क्या किया। कराची 60 की दहाई में दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त के अंदर शामिल था। इसे रोशनियों का शहर, बेरोजगार की मां कहा जाता था। जैसे लोग आज दुबई, मलेशिया जाते हैं वीज़ा लेकर के काम के लिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों, बांग्लादेश और करीबी ममालिक से लोग यहाँ पर काम करने आते थे। दुनिया भर के सयाह और सफारतकार यहाँ आते थे। ये इतना पुरअमन शहर था कि सफारत खाने के दरवाज़ों के ऊपर गार्ड्स नहीं बैठा करते थे, बल्कि सफारत खाने का अमला खुद सफारत खाने का दरवाज़ा खोलता और बंद करता था। यहाँ के बीचेस दुनिया के बेहतरीन बीचेस के अंदर शामिल थे। ये दुनिया के लिए आइडियल टूरिज्म डेस्टिनेशन थी। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग आया करते थे। यूरोप, मिडिल ईस्ट से परवाज़ें कराची में ट्रांजिट लेती थी और मुल्क को अरबों रुपए का फ़ायदा होता था। जैसे आज कतर, टर्की या फिर दुबई के अंदर ट्रांजिट होता है दुनिया को कि उस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने के लिए फ़्लाइटें यहाँ पर स्टे लेती हैं। मुसाफिर एक दिन का वीज़ा लेकर के शहर घूमते हैं, इससे शहर को भी, इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है। ये चीज़ आपके कराची के अंदर हुआ करती थी। मलका एलिज़ाबेथ आपको 60 की दहाई में कराची की सड़कों पे घूमती हुई नजर आएगी। यहाँ पर दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत, अमेरिका का सदर JF कैनेडी कराची का दौरा किया करता था। तमाम दुनिया के सदूर कराची के अंदर आया करते थे। मार्क शेगल और पाब्लो नेवादा जैसी दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत कराची के अंदर आया करती थी। कराची वर्ल्ड कप के मैचेस को होस्ट किया करता था। और फिर उसके बाद जब जुल्फी को मुसल्लत किया गया तो आज 2024 में फोर्ब्स एडवाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक सियाहों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त में वेनेजुएला का शहर कराकस के बाद पाकिस्तान का शहर कराची दूसरे नंबर पे है। ये 3 नस्लों से पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे दुनिया का खतरनाक तरीन शहर है कराची। सियाहों को वार्निंग दी जाती है एम्बेसी की तरफ से, अगर किसी ने जाना भी है यूरोप, अमेरिका, कनाडा से पाकिस्तान किसी काम से, तो वो बताते हैं कि कराची मत जाना, गोली लग सकती है, वो लूट सकता है आपको। और ये पिछली 3 नस्लों से कराची की खिदमत कर रहे हैं। आज बेरोजगारी की शरह 23% है आला तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान। आला तालीम याफ्ता, मास्टर्स, PhD की डिग्रियां किए हुए लोग, हर 100 में से 23 लोग घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। जिंदगी के 22 साल जो पढ़ते हैं, जो 18 साल 16 साल तालीम हासिल करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर देते हैं। 100 में से हर 100 में से 23 लोग आज घर बैठे हुए हैं। ये कराची है आपका। जराइम इस हद तक बढ़ चुका है कि कराची में कोई महंगा फोन नहीं रख सकता। आईफोन मिलता ही नहीं है दुकानों पे, कि खरीदार ही नहीं है। भाई महंगा फोन रखोगे तो लूट के ले जाएंगे। 5000 के चाइना के फोन को लूटने के लिए गोली मार दी जाती है। कचरे के ढेर इस तरह नजर आते हैं जैसे ये मसनूई पहाड़ियां बनाई गई हों शहर की खूबसूरती के 4 चांद लगाने के लिए। इतना कचरा और बदबू। क्रिकेट टीमें कराची के किसी स्टेडियम में खेलने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर देती हैं कि कराची के अंदर बदबू फैली हुई है। दुनिया में कहीं गटर बंद होता है तो कचरे की वजह से होता है, कराची में बंद होता है इसलिए कि पूरी बंद लाश पड़ी होती है गटर के अंदर। यह हाल कर दिया हुआ है जी बिलावल साहब और उसके खानदान की 3 नस्लों से कराची। सिंगापुर, जकार्ता, दुबई, न्यूयॉर्क, लास वेगस जैसे बड़े बड़े शहरों की फहरिस्त में शामिल शहर को घसीट के कैसे सिंध के एक गोट के
शक्ल में तब्दील कर दिया तुमने और लोगों को आगे चे बना रहे हो कि कराची की तरक्की में हमने ये किरदार अदा कर दिया। बीचों के ऊपर कराची में जाओ तो चिकड़ी के अंदर 5 ऊँटों वाले होते हैं बेचारे, वो आपसे 100 रुपया लेके आपको ऊँट की सवारी करा देते हैं। बीच के नाम पे कराची में ये बचा है भाई। पाकिस्तानी दुनिया में बीचेस क्या होते हैं ज़रा जा करके देखें आप। अच्छा, इसके बाद आपके साथ एक क्लिप शामिल करूँगा, एक गिद्ध जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीलॉग भी किया था और डिटेल के साथ उसे मैंने एक्सपोज किया था। कल इसने प्रोग्राम में यूट्यूबर्स के नाम लिए बगैर उनकी कमाई, उनके सब्सक्राइबर्स लोगों को बताए और ये कहा कि ये कैसे झूठ का कारोबार करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। यूट्यूबर्स को इसने गिद्ध कहा अपने प्रोग्राम के अंदर। इमरान रियाज, साबिर शाकर, मोहित पीरज़ादा वगैरह के बता रहा था सब्सक्राइबर्स और उनकी इनकम वगैरह लोगों को। वो गिद्ध कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के बच्चों की लाशें देखना चाहते थे और जब नहीं मिली तो झूठ बोला नवंबर का पूरा महीना, और उन्होंने कितने पैसे कमाए। पीटीआई के बच्चे जो अपनी जानें कुर्बान करके उस बयानिए के पीछे जिसने उन्हें जुनूनी बना दिया, उन्हें कहा गया कि फाइनल कॉल है, मारो या मर जाओ। और वो माएँ जिनके बच्चे चले गए इस दुनिया से और उनको रो रही हैं, उनके लिए और उनके साथ साथ उन माँ को भी जो अपने बच्चे किसी भी पुरतशद्दुद सियासी मुजाहरे में भेजते हैं और उसके बाद फिर वो माएँ। अब इस क्लिप के अंदर ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना मुनाफिकाना अंदाज इसका बात करने का। क्लिप के शुरू में ये खुद कहता है कि ये यूट्यूबर्स झूठ बोल करके झूठी लाशें लोगों को बताते हैं, लाशें ढूंढते हैं। और क्लिप के 15वें सेकंड में खुद ही कहता है कि लोग इनके झूठ सुन करके फिर जाते हैं एहतजाज पर मारे जाते हैं और माएँ रोती हैं। मतलब कि इससे ये तक नहीं पता कि कहना क्या है, बात क्या करनी है। जो लोग इत्ला दे रहे हैं किसी हादसे की, जो लोग आवाम को हकायक बता रहे हैं कि 26 नवंबर को हुआ क्या था, उनको ये गिद्ध कह रहा है। और जिन्होंने 26 नवंबर को गोलियां मार दी, निहत्ते पाकिस्तानियों को बेगुनाह बेकसूर कत्लेआम कर दिया लाइटें बंद करके, उनका नाम तक नहीं ये ले रहा, उनको ये भेड़िया नहीं कह रहा, उनको ये जानवर नहीं कह रहा, उनको ये यजीद नहीं कह रहा। जो इत्ला दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, उनको ये गिद्ध कह रहा है। खुद मानता है इस क्लिप के अंदर कि वो माएँ आज रो रही हैं जिनके बच्चे मारे गए, इनके झूठ सुन सुन करके। ये इतना बड़ा मुनाफिक इंसान है। मैंने एक डिटेल वीलॉग इसके ऊपर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसने क्या क्या वारदातें। ये उस दिन मौजूद था एक बिल्डिंग के ऊपर जिस वक्त गोलियां चल रही थी, स्नाइपर्स गोलियां मार रहे थे आवाम को। ये उस वक्त बिल्डिंग पे मौजूद था और वहां ये छुप के दीवार के नीचे बैठ गया और वहां से ये बता रहा था कि गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। लेकिन अगले दिन आकर के जब ये टीवी पे बैठा तो उसने बयानिया क्या बेचा, कोई गोली नहीं चली, कोई असला नहीं चला, किसी को गोली नहीं लगी। यहां तक कि इसके प्रोग्राम में एक सहाफ़ी ने लाइव कॉल के ऊपर बता दिया कि 12 लोगों को कंफर्म गोलियां लगी हैं। इसने उस सहाफ़ी की वो लाइन काट दी। यूट्यूब के ऊपर आज भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो बात मौजूद नहीं है जो सहाफ़ी कहता है कि 12 लोगों को गोलियां लगी हैं। इसने काट कर उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। एक और जगह पे खातून सहाफ़ी इसके सामने बैठ करके कहती है कि 12 लोगों को गोलियां लगी हैं, तो ये उसको कहता है मत बोलो, ये तुम्हारे कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, ये मत बोलो। और ये आज आकर के उन लोगों को गिद्ध कह रहा है जिनको पाकिस्तान में करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्हें कह रहा है गिद्ध। और जिन्होंने दिन दिहाड़े स्नाइपर्स के जरिए रात को लाइटें बंद करके मासूम पाकिस्तानियों को गोलियां मारी, उनका नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इस नपुंसक इंसान के अंदर, इस गिद्ध के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, ये दुनिया में एक हैरान कुन चीज आपके साथ, ये मीडिया नहीं है, ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ताकतवर लोगों की। इसका काम करने का मॉडल ही डिफरेंट है। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया एक बिजनेस की तरह काम करता है। लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए कि पैसा कमाएं। ये फलाही तंजीम नहीं होती मीडिया, अवाम की फलाह के लिए एनजीओ नॉन प्रॉफिट नहीं होता। ये गाड़ियां खरीदना, कम्युनिकेशन का सिस्टम करना, बड़े बड़े स्टूडियो बनाना, ये पूरी दुनिया के अंदर मीडिया ऐसे काम करता है। लेकिन उस मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है, उसकी बेसिक ये होती है कि उन्होंने बिजनेस कामयाब तभी करना है जब लोगों के बीच पॉपुलर रहना है, जब लोग उनको पसंद करेंगे, लोग उनको स्ट्रीम करेंगे, लोग उनको देखेंगे, तब वो एडवर्टाइज करके कंपनियों को पैसा कमाएंगे। ये मीडिया का एक सिंपल सा मेथड होता है। तो लोग किसको देखेंगे? जो सच बता रहे हैं, जो खबर सबसे पहले बता रहे हैं, जो हकीकी तज्जिया बता रहे हैं, जो बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोगों के बीच मकबूल होंगे। तो ये मॉडल, ये तरीका पूरी दुनिया के अंदर मीडिया का है। सिंपल सा तरीका है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, उसके बाद लोगों को आकर के सबसे पहले खबर देने की लालच में, सबसे सच्ची खबर देने की लालच में और सबसे बेहतरीन तज्जिया करना और हकायक सामने रखने की लालच में वो काम करते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनके पास एड्स आते हैं, इससे वो पैसा कमाते हैं।
ये पूरी दुनिया के अंदर मॉडल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं है। पाकिस्तान में मीडिया बंद दरवाजों में बैठे हुए उन ताकतवरों के हाथ में है। यहां पे इश्तिहारात वगैरह से पैसा वैसा नहीं बनता भाई, इनको देखता ही कोई नहीं है। यहां पर बंद कमरों के पीछे 2 नंबर तरीके से चैनल मालकान को पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद उनसे हर वो बात बुलवाई जाती है जो किसी भी मुहज्जब शख्स के मुंह से आप पूरी दुनिया के अंदर नहीं सुनेंगे। वो गंदे प्रोपेगेंडे करवाए जाते हैं जो कोई भी आजाद शहरी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब चैनल्स को पैसा ही 2 नंबर तरीके से आ रहा है तो उनका बिजनेस मॉडल ही मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका होता है। फिर इस जैसे बुड्ढे चैनल के ऊपर बिठाए जाते हैं जो लाशों पे भी प्रोपेगेंडा करते हैं, जो मरने वाले शहीद मजलूमों का मजाक उड़ाते हैं, जेली लाशें कहते हैं, और मारने वालों का नाम तक लेने की जुर्रत उनके अंदर नहीं होती। इस तरह के नाकारा बुजुर्ग ला करके टीवी के ऊपर बिठाए जाते हैं। अब देखो, यूट्यूब का बिजनेस भी यही है, यूट्यूब का मॉडल भी यही है कि आप यूट्यूब पे काम करेंगे, जितना ज्यादा आपको पसंद किया जाएगा, जितना आप लोगों की मर्जी की बात करेंगे, लोग आपको देखेंगे, आपको व्यूज आएंगे, आप उससे पैसा बनाएंगे। अब गाना आता है कोई टी सीरीज के ऊपर, आप जाकर के देखें, अच्छा गाना होता है उसके 400 मिलियन 500 मिलियन व्यूज होते हैं, और अच्छा गाना जो नहीं होता उसके 4-5 मिलियन व्यूज होते हैं। जो बेहतरीन क्रिएटिव काम होता है, लोगों को जो पसंद आता है, उसके व्यूज होते हैं। यही तरीका है आज आजाद मीडिया जो बैठा हुआ है यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उनको मिलियंस में देखते हैं क्योंकि वो हक की बात करते हैं, हकायक लोगों के सामने रखते हैं, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इसको असल तकलीफ यहां से शुरू हुई कि एक्चुअल जो पॉपुलैरिटी है, असल पॉपुलैरिटी जो है पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर, वो इन लोगों के पास है और उनको फिर पैसे भी आते हैं। तो ये इसको तकलीफ है। अब जनाब ये भी तो यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ है। अब मैं आपके सामने इसके हकायक रख देता हूं। ये 4 दिन पहले का स्क्रीनशॉट देखें, 1800 लोगों ने इसको देखा, और ये कौन से चैनल के ऊपर बैठा हुआ है? 12 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल के। ये जितने नाम इसने अपनी लिस्ट में गिनवाए हैं ना, इमरान रियाज, मोहित पिरजादा या शहबाज गिल, सदीक जान, जितने भी, किसी के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने सब्सक्राइबर वाला चैनल तुम्हें मिला हुआ है समा टीवी का। तुम्हें 4 दिनों के अंदर 1800 लोगों ने देखा है, 1800 लोगों ने। आगे जाएं जरा, यहां आप देखेंगे 4 दिन पहले 6617 लोगों ने अब तक इसको देखा है। 12 मिलियन के चैनल के ऊपर ये बैठा हुआ है। आगे जाएंगे, 3500 लोग इसको देख रहे हैं। 2 दिन पहले इसने ये वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया है। 12 मिलियन का चैनल है ये। 1900 लोग इसको देख रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख लें। लोग तुम्हें क्यों नहीं देखते? ये यूट्यूब ने तुम पे कोई पाबंदी लगाई हुई है? ये तुम्हारी बात को वो फिल्टर कर लेता है? फायरवॉल लगी हुई है? तुम्हें नहीं सुनते लोग, उनको लोग सुनते हैं, मिलियंस में उनकी रीच है। भाई आजाद आदमी अपनी मर्जी से जा करके पसंद करके उस शख्स को सुनता है जिसके ऊपर उसे यकीन होता है। ये चैनल की स्क्रीनों पे तुम्हें टाई पहना के, पाउडर लगा के, कंघी करके, जेल लगा के बिठाया जाता है। ये यूट्यूब आजाद प्ले, आना जरा यहां पे, दिखाना बना के चैनल, दिखा लेकर के व्यूज, तुझे फिर हम माने कि तू कितना सच्चा है। ये पाकिस्तान की मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को पागल है। तू एक इंटेलेक्चुअल है जो बैठ करके लोगों को यहां मशवरे देगा कि अपने बच्चों को मत भेजें। पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर तू आवाज उठाए, उनके ऊपर गोलियां चलाने वालों के बारे में तेरे अंदर गट्स नहीं है, तेरे अंदर जुर्रत नहीं है बात करने की, तो फिर लोग तुझे क्यों सुने? कभी तू सहाफी बन जाता है, कभी तू कैमरा का चेयरमैन बन जाता है, कभी कैमरों के सामने आकर के बोलता है कि मेरा सहाफत के साथ ताल्लुक कोई नहीं और ना मैं सहाफत के अंदर वापस आऊंगा, और फिर जब तेरी दाल वहां से निकलती तू आके टीवी पे बैठ जाता है। अपनी बारी तुमने नकली गोली का शोशा छोड़ा, आज तक दुनिया तुमसे पूछ रही है गोली लगी कहां थी, तू नहीं दिखा सका किसी को। तो ये इस तरह के लोग पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बिठाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान को बदलना है बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, और इन लोगों को, स्पेशली इस मीडिया को ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। वीलॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कुछ और अहम चीज़ें आपके साथ शामिल करूँगा। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।